बायोलॉजी में वैसे तो बहुत टॉपिक पढ़े हैं, लेकिन अभी पढ़ते हैं 20 से कोई एक टॉपिक, फिर तो स्टार्टिंग से जब सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है रुधिर, ब्लड जिसको आप जानते हो, ठीक है ना। ये टॉपिक एक पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरी ये नहीं कि पूरा डिटेल चलेंगे, हल्का हल्का टच करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। जहां भी समझने में दिक्कत हो आप पूछना, हम तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कई बार हमने आप लोगों को बताया भी है कि जहां भी आपको दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखना समझ। तो सबसे पहले अगर कोई कहे कि आखिर रुधिर है क्या, तो कुछ फैक्ट इंफॉर्मेशन रुधिर की रहती है। तुम चाहो तो इसको याद कर सकते हो या लिख सकते हो। जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग कितना ब्लड रहता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है वो पाया जाता है। पूरे शरीर में केवल 5 से 6 लीटर ब्लड ही जो है वो आपके स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाया जाएगा। अगर कोई कहे कि किसी भी व्यक्ति के शरीर का कितना भाग जो है वो ब्लड रहेगा, तो केवल 7 से 8%, यानी कि 100% में से ब्लड जो है वो उस मानव शरीर में केवल 7 से 8% ही रहता है। साथ में कोई अगर ये कह दे कि जो रुधिर है इसका पीएच मान कैसा रहेगा, पीएच का मतलब है कि यह जो है वो आपका इसका स्वाद अगर चखा जाए इस ब्लड का तो कैसा रहेगा, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 के समथिंग आता है। और 7.4 का मतलब है ये क्षारीय की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि 7 जो है वो उदासीन रहता है, और 7 से थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो इसको कह सकते हैं कि हल्का क्षारीय होगा। हल्का क्या होगा आपका, क्षारीय होगा, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो एल्कलाइन आएगा। एक कह सकते हो कि इसका जो स्वाद रहेगा वो हल्का नमकीन रहेगा। कभी जब लग जाती है या कहीं आपका ओंठ वगैरह यहाँ कट जाए, कहीं कट जाए, तो वो ब्लड अपने आप जीभ में लग जाता है, तो उस टाइम आपको स्वाद महसूस होता होगा कि हल्का नमकीन सा स्वाद रहता है। तो इसका अगर कोई स्वाद पूछ ले कि स्वाद कैसा रहता है, तो ब्लड का जो स्वाद है वो कैसा रहेगा, नमकीन रहेगा, यानी हल्का। चलिए अब अगर बात कहें कि इस ब्लड की बात कहें कि जल और ब्लड में, तो ये भी याद रखना है कि ब्लड जो है वो जल से भारी रहेगा, यानी कि ब्लड और जल को आपस में मिलाया जाए तो जल जो है वो नीचे बैठ जाएगा, जल से ये क्या रहेगा, भारी रहेगा। फिर अगर इसी में कहें, यहां भी नहीं कि अभी यहां रुक जाएं अपन, जो ब्लड है वो कितने भागों से मिलके बना है, तो ब्लड मुख्य रूप से 2 भागों से मिलके बना है। एक तो आपकी है ब्लड प्लाज्मा, जिसको आप रुधिर प्लाज्मा भी कहते हो या ब्लड प्लाज्मा भी कहते हो, यानी कि ब्लड प्लाज्मा, यानी कि एक आपकी ब्लड प्लाज्मा रहेगी जिससे ब्लड मिलके बना है। दूसरा आपकी रुधिर कणिकाएं रहेंगी, यानी कि दूसरी तरफ जो रहेंगी वो आपकी क्या रहेंगी, रुधिर कणिकाएं रहेंगी। सर हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करेंगे बताने की। ये आपका जो है वो ब्लड कॉर्पल्स होता है, ये जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। इस कॉर्पल्स को हम रुधिर कणिकाएं कहते हैं, और ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये ब्लड प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें इस प्लाज्मा में, तो इस ब्लड प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है, तो एक तो इस ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन उपस्थित होता है। इस ब्लड प्लाज्मा में जो उपस्थित होता है वो प्रोटीन उपस्थित होता है। वो कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं, तो मुख्य रूप से प्रोथ्रोम्बिन और एक आपका जो है वो फाइब्रोनोजिन। ये 2 प्रकार के जो है वो प्रोटीन प्रोटीन के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर कहें तो ये आपने पढ़ा होगा कि प्रोथ्रोम्बिन, ये इंग्लिश हिंदी लिखोगे तो ये रहेगी थ्रोम्बिन, ये हिंदी ये रहेगी, और अगर कहें तो फाइब्रोनोजिन, ये हिंदी 2। तो चाहो तो तुम इंग्लिश, अभी तुम्हें कुछ नहीं लिखना, हमने कहा है बस केवल आज सुनो तुम, फिर बाद में तुम्हें सब हम लिखा भी रखेंगे, कोशिश करेंगे और समझाते भी चलेंगे। ये आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है, इस प्रोथ्रोम्बिन और ये जो फाइब्रोनोजिन है, इन दोनों के काम क्या है प्रोटीन में। यह जो रुधिर प्लाज्मा है जो आपकी प्रोटीन है, इसको देखो अपन की हिंदी में यही लिखा आएगा, फाइब्रोनोजिन यही लिखा आएगा। इंग्लिश अगर कोई कहे तो इंग्लिश PRO, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन ये रही, और अगर फाइब्रोनोजिन कोई कहे तो ये फाइब्रोनोजिन रही।
यानी कि फाइब्रोनोजिन वो भी एक प्रकार की प्रोटीन के अंतर्गत आएगी, प्रोथ्रोम्बिन वो भी एक प्रकार की प्रोटीन के अंतर्गत आएगी, प्रोटीन के अंतर्गत ये दोनों आती हैं। इनका काम क्या है, तो पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, पेपर में कई बार इनके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। पूछा जाता है कि रुधिर का जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ब्लड जो है वो उसके शरीर से बाहर निकालता है, कुछ ही समय में ब्लड अपने आप निकलना बंद हो जाता, तो उस ब्लड को रोकने के लिए थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो थक्का बनाने वाला जो है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन क्या करते हैं, काम करते हैं। साथ में विटामिन के भी क्या करता है, थक्का बनाने में क्या करता है, आपकी मदद करता है। तो तीनों ये मिलकर के क्या करते हैं, थक्का बना देते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉट बना लेते हैं। तो याद रखना कि इनकी आवश्यकता हमें कहां पड़ेगी और किस प्रकार के प्रश्न ये पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अगर कहें कि जो रुधिर प्लाज्मा है, इस रुधिर प्लाज्मा का काम क्या है, तो बस इसमें पाए जाने वाला जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के नाम क्या है, तो ये एक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन कहते हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये फाइब्रोनोजिन प्रोटीन है। इन दोनों प्रोटीन का काम क्या है, जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो उस दौरान शरीर ब्लड से निकलने लगता है उस घाव को फिल करने के लिए, ताकि ब्लड जो है वो जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड कुछ मिनट ब्लड बहेगा, ज्यादा लगे तो ज्यादा देर तक बहेगा, लेकिन एक समय तक वो भी बंद हो जाता है। नहीं बंद हो तो फिर पट्टी लगा देते हैं, तब भी ब्लड बंद हो जाता है। तो वो ये प्रोटीन क्या करते हैं, थक्का बनाने का काम करते हैं। इसमें एक विटामिन के है, वो भी क्या करता है, थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। इसी प्लाज्मा में ध्यान रखना है, इसी प्लाज्मा में एक और तत्व है जो पाया जाता है आपका हिपेरिन। ये भी प्रोटीन की तरह ही काम करता है, हिपेरिन। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, हम दोनों लिख रहे हैं, हिपेरिन। अब इसका काम क्या है, ये हिपेरिन जो है वो ब्लड में क्या करता है, जो प्लाज्मा में पाया जाने वाला हिपेरिन है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या काम करता है, ये इसका काम केवल इतना ही है, जब ब्लड मानव के शरीर के अंदर बहेगा, धमनियों में स्राव बहेगा, उस टाइम पर ये ब्लड के मानव शरीर के अंदर ब्लड का थक्का नहीं बनाएगा। यानी कि अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो उस अंदर ब्लड क्लॉटिंग को बनने से कौन रोकता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। बात समझ पाए, ध्यान रखना, हिपेरिन का काम क्या है, थक्का बनने से रोकना। लेकिन थक्का कहां बनने से रोकना, मानव शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसका कहीं थक्का ना बन जाए। देखा होगा जब कहीं मस्तिष्क की किसी नस में ब्लड क्लॉट बन जाता है तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को क्या हो गया है, आंशिक लकवा हो गया है, आंशिक पक्षाघात हो गया है, उसका एक हिस्सा जो है सही से काम नहीं कर रहा। वो उस मस्तिष्क की किसी नस में, नर्वस सिस्टम की किसी नस में ब्लड क्लॉट जमने के कारण होता है, यानी कि कोई रुधिर का थक्का जम जाता है। इस कंडीशन में डॉक्टर पहले तो दवा देता है, लेकिन अगर अधिक वह थक्का है तो फिर यही कहता है कि इसको सर्जरी के माध्यम से ही बाहर निकाला जाएगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी इसकी होती है, आप लोगों को पता होगा। तो याद रखना है कि हिपेरिन का काम क्या है, हिपेरिन का काम केवल इतना ही है कि मानव के शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें थक्का नहीं जमने देगा, उस थक्के को जमने से रोकता है। जबकि ये दोनों प्रोटीन यहाँ जस्ट इसके उलट, जब शरीर ब्लड के बाहर बहने लगे तो थक्का बना के क्या करते हैं, ब्लड को रोकने का काम, कि तुम बाहर नहीं निकलोगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ। अब चलते हैं इधर रुधिर कणिकाओं पर। ये भी हम क्या क्या नहीं 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 नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल है जो नस ब्लॉक की आप बात कर रहे हो, कि आप जब अत्यधिक वसा युक्त खाना खाते हो, जैसे जंतु चर्बी, जंतु वसा, वनस्पति वसा इतना नहीं, अगर आप जंतु वसा अधिक लेते हो, जैसे कि घी है, मक्खन है, दूध है, मलाई से बने पकवान है, तेल भी है, ऐसा भी नहीं कि तेल ना हो, वनस्पति वसा भी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जंतु वसा करती है। वनस्पति वसा उसकी अपेक्षा कम नुकसान करती है। घी अधिक नुकसान करता है तेल की अपेक्षा, तेल इतना नुकसान नहीं करता। तो जो जंतु वसा होती है वो जाके जो हमारी धमनियां हैं, उन धमनियों में, जैसे ये धमनी है, ये धमनी है, इसमें ब्लड बह रहा है, तो वो क्या करेगी, वो ये जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से जमना स्टार्ट कर देगी, ये जमना स्टार्ट कर देगी। तो ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा था उसको स्पेस कम बचा, ठीक है ना। तो ये जो आप पूछ रहे हो वो ये है, ठीक है ना, ये वो नहीं है, ये ब्लड क्लॉट अलग है, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है ना वो चर्बी जमा हो जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन को फिर दिक्कत होती है, फिर बीपी की शिकायत होती है लोगों को, फिर वो खून को पतला करने वाली दवाइयां देते हैं आपको कि भैया आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, आपका खून हम पतला कर देंगे तो तुम दवाई बराबर खाते रहोगे, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम चलता है। चलिए अब इसकी रुधिर कणिकाओं को समझते हैं कि रुधिर कणिकाएं क्या है। सर बायोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हमको खुद बायोलॉजी नहीं आती है,
हकीकत यही है। हम भी पढ़ते हैं और हमने पढ़ी है बायोलॉजी, तब जाके थोड़ी थोड़ी बहुत आने लगी है, लेकिन ज्यादा नहीं आती कि हमको भी बहुत ज्यादा बायोलॉजी काम चल जाता है हमारा, और हम शायद सभी का काम चला देते कि आपको समझ में आ जाए, समझना। अब रुधिर कणिकाओं की बात करते हैं कि रुधिर कणिकाएं क्या है। देखना इसी का पार्ट यहाँ ले रहे हैं, वहां जगह बची नहीं। ये प्लाज्मा हमने यही समझ लिया, संक्षेप में, अभी डिटेल में बाद में समझेंगे कि क्या क्या। अब रुधिर कणिकाओं को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके लिए यहाँ आ गए रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर कणिकाओं को थोड़ा सा ही समझना, ज्यादा नहीं। रुधिर कणिकाएं, ये रुधिर कणिकाएं रही। अब रुधिर कणिकाओं की अगर बात करेंगे तो रुधिर कणिकाओं की देखना, बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की, समझना जरा। रुधिर कणिकाओं को पुनः 3 भागों में अंदर बांटा गया है। इसमें सबसे पहले जो है वो आपकी आती है, जिसको आप आरबीसी के नाम से जानते हो, ध्यान करो, आरबीसी के नाम से जानते हो। फिर उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पर आती है डब्ल्यूबीसी, जिनको आप डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हो, ये सीएस लास्ट में। और सबसे लास्ट में जो आती हैं आपकी प्लेटलेट्स, जिनको आप ब्लड प्लेटलेट्स कहते हो। ये गलत लिख गया, ठीक है, चलिए। अब अगर बात कहें कि इनका काम क्या है, इनको और क्या कहते हैं वो भी बता देते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, जो आपकी जिनको आप प्लेटलेट्स कहते हो, अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है। पहले समझ, ये रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाओं के 3 भाग हैं। ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी और ये ब्लड प्लेटलेट्स है। आरबीसी का पूरा नाम भी जानते हो, रेड ब्लड कॉर्पल्स है, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स है, और वो ब्लड प्लेटलेट्स का पूरा नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता हम शुद्ध इंग्लिश ना बोल रहे हो, आप लोग बायोलॉजी वाले टर्म हो तो वो अच्छे से समझते होगे, क्योंकि हम इतने स्पष्ट शायद ना बोल पाए, ठीक है ना। इसी को और दूसरा नाम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आरबीसी की जगह पर एरिथ्रोसाइट्स लिखा हो, इसका मतलब यही है कि क्या कहा जा रहा है, आरबीसी की बात की कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की जगह ल्यूकोसाइट्स लिखा हो, इसका मतलब है कि वो डब्ल्यूबीसी का बात कर रहा है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात। ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं, हिंदी में इनको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। ये सफेद रुधिर कणिकाएं हैं, इनको सफेद रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और वो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, यानी कि वो केवल प्लेटलेट्स के नाम से हम उनको जानते हैं। अब अगर कहें तो ये ल्यूकोसाइट्स है, और लास्ट में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं इनको भी जानते हैं, इनको थ्रोम्बोसाइट्स से। ये थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन्हीं की, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर कहां पर क्या है, बस संक्षेप में, फिर बाकी का बाद में पढ़ लेंगे। 3 भाग हैं, तीनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि किसका काम क्या है। इसका काम, लाल रुधिर कणिकाओं का वैसे मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन, मुख्य काम इसका यही है। यानी कि ऑक्सीजन का क्या करता है, तो परिवहन करने का काम करता है पूरे शरीर में, यहां से वहां ऑक्सीजन का क्या करेगा, परिवहन। इसका काम क्या है, तो इसका काम है केवल जो भी आपके भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस, भिन्न भिन्न प्रकार के आपके जीवाणु या कीटाणु मानव शरीर में आ रहे हैं, यानी कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसी। यानी ये केवल क्या काम करेंगी, ये रोगों के जो बैक्टीरिया हैं उनसे लड़ने का काम करेंगे। तो याद रखना है कि इनका काम केवल क्या है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना या प्रतिरक्षा प्रदान करना। एंटीबॉडी के तौर पर ये क्या करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी कि ये प्रतिरक्षा करती हैं। फिर अगर हम कहें कि आपकी जो प्लेटलेट्स है, इसका काम क्या है, तो मुख्य रूप से थक्का बनाने में भी ये क्या करती है, आपकी मदद देती है। यानी कि ब्लड के अंदर थक्का, यानी कि जब आपका वो रहता है चोट लगने पर, तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है, थक्का बनाने का रहता है। अच्छा, प्लेटलेट्स घटती भी बहुत जल्दी है, और फिर अगर एक बार बढ़ना प्रारंभ हो जाए तो बढ़ती भी बहुत जल्दी है। अभी वर्तमान समय में देखो तो बहुत बीमारियां हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, तो सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स पर ही अटैक हो रहा है, और वो एकदम डाउन लेवल पर चली जाती है, ठीक है ना। चलिए अब बात अगर करें तो देखिए,
अब देखना, और अगर कहें तो ओरली कुछ चीजें समझ लेते हैं। इनका रंग लाल होता है, ये जो है वो इनका रंग सफेद होता है, जैसा नाम है लाल रुद्र कणिकाएं, इनका नाम है सफेद रुद्र कणिकाएं। तो इनका रंग लाल होता है, इनका रंग सफेद होता है। इनका कोई रंग की चर्चा नहीं की गई है, इनकी प्लेटलेट्स हैं, उनकी चर्चा नहीं करनी है ज्यादा। लाल रुद्र कणिकाओं की अगर बात करेंगे तो इसका डिटेल बाद में लेंगे कि इसका जीवन काल 120 दिन होता है, इसका जीवन काल 12 से 13 दिन के अंतराल पर ही होता है, यानी कि 120 दिन के बाद लगभग ये आपकी जो है वो समाप्त हो जाती, फिर नई लाल रुद्र कणिकाएं जन्म ले लेती। श्वेत रुद्र कणिकाएं जो है वो 10 से 12 दिन या 12 से 13 दिन ही रहती हैं, उसके बाद ये भी नष्ट हो जाती, पुनः नई श्वेत रक्त कणिकाएं जो है वो क्या ले लेती हैं, जन्म ले लेती हैं। अगर कोई कहे यहाँ पर अगर देखें इनकी संख्या से प्रश्न आएगा नहीं, अगर देखें कि अगर इनकी संख्या घटने लगती है, अगर आरबीसी की संख्या, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अगर घटने लगेगी तो व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब रुधिर शरीर में कहते हो रक्त की क्या हो गई है, कमी हो गई है। देखते हो कि कभी कभी हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो आपका वैसे नॉर्मल व्यक्ति का जो है वो आपका 13 से ऊपर माना जाता है, 13.5 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर आप नपवाओगे तो भारतीयों में ये रहेगा ही कि हीमोग्लोबिन उनका स्तर नीचे ही आएगा। ग्रामीण परिवेश से आप चले जाओ तो वहां पर तो 10-10, 9-9 तक मिलता है, 11-9 लगभग सबका 11-12 के समथिंग रहता है। रेयर केस कोई स्वस्थ व्यक्ति हो तो उसका 13.5 से ऊपर ही पहुंच जाए। हाँ, जिसका ब्लड गाढ़ा रहेगा और ओ वाले का, नेगेटिव वाले का जो रहता है वो अधिकतर 13-14 से ऊपर ही रहता है, क्योंकि वो रेयर ऑफ केस एक ब्लड ग्रुप रहता है। अगर कहें आपका जो WBC है, अगर WBC की संख्या शरीर में बढ़ने लगती है तो फिर ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, कहा कभी कभी सुना होगा कि लोगों को ब्लड कैंसर हो गया है। WBC की संख्या बढ़ने से शरीर में ब्लड कैंसर नामक रोग भी हो जाता है, यानी कि वो ब्लड कैंसर आप कह सकते हैं। अगर हम कहें आगे समझते हैं ताकि आप समझ पाओ, इसका काम केवल थक्का बनाने का होता है। इनका जो थक्का बनाने का काम रहेगा, इनका जीवन काल भी केवल 10 दिन रहता है, ज्यादा नहीं। इसमें प्रोटीन आपके दो पाए जाते हैं जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, वही प्रोथ्रोम्बिन और आपका जो फाइब्रोनोजिन। किसका काम क्या है वो भी बता दिया। विटामिन के भी वो इसी के अंतर्गत आता है, प्लेटलेट्स के अंतर्गत, यानी कि मुख्य काम ये भी करता है। बात समझ पाए। कैल्शियम आयन की उपस्थिति भी इसमें आपकी जो है वो क्या है, पाई जाती है। ये ओरली आपको इतना सुनना है, भी डिटेल बाद में चले। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और थोड़ा सा समझते हैं। देखने अगर कोई ये पूछे कि रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना होता है तो 2 से 8 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट और मिनिमम 2 मिनट के अंदर रुधिर का थक्का जम जाता है। 8 मिनट तक ही ब्लड बहेगा, उसके बाद जो है वो जमना प्रारंभ कर देगा। तो 2 से 8 मिनट के अंदर ब्लड का थक्का जो है वो जमना प्रारंभ हो जाता है। अब थोड़ा सा बात समझते हैं यहीं पर हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। ब्लड से ही जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी युक्ति है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि कहाँ पर क्या है, और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्यादा हम फिर भी नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा समझा रहे हैं, समझ। सबसे पहले अगर कोई कहे कि स्टडी ऑफ हार्ट या हृदय विज्ञान को क्या कहा जाएगा, तो सुना होगा आपने कार्डियोलॉजी, एक शब्द नाम सुना होगा, कार्डियोलॉजी। तो ये कार्डियोलॉजी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जो कार्डियोलॉजी शब्द प्रयोग किया जाता है, लॉजी का मतलब है अध्ययन। तो यहां पर किसका अध्ययन किया जाता है, हृदय का अध्ययन। किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा, जिसको हिंदी में हृदय विज्ञान कहते हैं। तो अगर कोई पूछा जाए स्टडी ऑफ हार्ट किसके अंतर्गत आती है, कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आती है। फिर अब अगर हम कहें कि मनुष्य का जो हृदय है, वो मनुष्य के हृदय के बारे में आपको समझना है, यानी कि पूरा हार्ट सिस्टम के बारे में समझना है। अगर मनुष्य के हृदय की बात करें कि कहाँ रहता है, तो 2 फेफड़ों के बीच में, जो मनुष्य के जो 2 फेफड़े रहते हैं, इस प्रकार से आपने देखे होंगे। फेफड़े के चित्र पता नहीं कैसे बने होंगे, देखा होगा आपने। इस प्रकार से लंग्स रहते हैं, ये आपके इस प्रकार से जो है वो लंग्स रहते हैं, एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है। इन्हीं 2 फेफड़ों के बीच में इस प्रकार से जो है वो ये आपका एक हार्ट इस प्रकार सा जो है वो स्थित रहता है। ये हृदय जो है 2 फेफड़ों के मध्य में, यानी कि ये 2 फेफड़े हैं आपके मानव शरीर में, इनके मध्य में ही ये क्या है, आपका हार्ट जो है वो स्थित रहता है। वैसे ये संरचना हार्ट की नहीं होती, वो तो हमने समझाने के लिए दिया है। इस प्रकार से अलग ही स्ट्रक्चर रहती है, लेकिन समझाने के लिए हम इस प्रकार से इसको मान लेते हैं कि ऊपर का हिस्सा चौड़ा रहता है और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा सकरा रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें 4 चैम्बर बने रहते हैं, तो हम इसको हार्ट के रूप में समझ लेते हैं। समझने के लिए ऐसा होता नहीं है वास्तव में। 2 फेफड़ों के मध्य में
बना रहता है, लेकिन हल्का सा बाईं ओर झुका भी रहता है। अगर पूछा जाए किस ओर झुका रहता है, तो भाई जैसे आप ये खड़े हो गए, तो आपका बायां कौन सा हुआ? आपका दाएं हाथ तरफ दायां हुआ, बाएं हाथ तरफ बायां हुआ। हम इस तरफ आपकी तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो हमारा दायां ये हुआ, बायां ये हुआ, तो हेड जो है वो हल्का बाएं की तरफ जो है वो क्या है, झुका रहता है, हल्का सा इस तरफ झुका रहेगा। अगर आप इस तरफ आएंगे तो ये आपका राइट साइड होगा, आप जिस साइड बैठे हैं ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, तो ये हल्का सा इस तरफ की ओर क्या है, आपका बाएं भाग की तरफ झुका रहेगा। अगर कहें ये जो हृदय है, अब इससे हृदय के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हृदय है, ये जो आपका हृदय बना हुआ है, इस हृदय की अगर संरचना हम देखें, वैसे जरूरत नहीं है, इस हृदय की अगर बात कहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ये यानी कि अगर देखें तो ये 4 चैम्बर इसमें बना लेते हैं, इस प्रकार से 4 चैम्बर बना लेते हैं। इसको अगर देखोगे, या हम थोड़ा सा अलग ही बना लेते हैं, यही पहले ये समझ लें थोड़ा, फिर समझते हैं, ठीक है ना। इसका चित्र ले लेंगे हम, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। देखना, एक मिनट सर। देख रहे हैं, अगर होगा तो भी लेते हैं, नहीं है ढूंढना पड़ेगा सर, होगा तो जरूर, पता नहीं कहाँ गया। रहने दो, ढूंढना पड़ेगा हमें। ये अगर कहें ऐसा ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा मान लो आप, इसी प्रकार होते हैं, 4 चैम्बर रहते हैं। अगर देखें कि ये जो हृदय है जिस झिल्ली से ढका हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा हृदय जो है वो एक आवरण से ढका हुआ है। इस आवरण को अगर कोई कहे क्या कहा जाता है, तो वैसे तो हृदय आवरण हिंदी में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश शब्द इसका पूछा जाता है पेरिकार्डियम। इसको हिंदी में हृदयावरण कहते हैं। और इंग्लिश, आपको दोनों याद रखने, समस्या आपके लिए यही है। हृदय चारों तरफ से जिस झिल्ली से घिरा हुआ होता है, या हृदय जिस आवरण से घिरा हुआ होता है, उस आवरण को किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, या फिर हृदय आवरण। अब अगर बात कहें यह जो हृदय है यह किससे मिलकर बना है, तो आप कहोगे कि जो हृदय मिलकर बना है वो हृदय पेशियों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हृदय पेशियों से। और हृदय पेशियों का काम केवल यही है, ये जीवन भर संकुचित और शिथिलित होती रहती हैं। संकुचित का मतलब है सिकुड़ती रहती हैं और क्या करती रहती हैं? फैलती रहती हैं। सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। और इसी के एक सिकुड़न और एक फैलाव की संयुक्त घटना को ही क्या कहते हैं? हृदय का एक कंपन के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं कि हृदय की धड़कन, यानी कि हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उस 72 बार धड़कन में एक जो धड़कन होगी, उस एक धड़कन में एक शिथिलन होगा और एक आपका क्या होगा? संकुचन। मतलब क्या? इसका मतलब यह है संकुचित होता है और शिथिलित होता है। संकुचित का मतलब है सिकुड़ जाता, और शिथिलित का मतलब होता है फैल जाता। तो ये हृदय जो है वो सिकुड़ जाएगा, फिर फैल जाएगा, सिकुड़ जाएगा और फिर फैल जाएगा। इसके संकुचित और शिथिलित होने से ही हृदय रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में क्या कर पाता है? आपका कर पाता है। यानी कि जब ये यूं होगा तो ब्लड ऊपर की ओर भेज देगा, जब फैलेगा तो अपने में ब्लड भर लेगा, फिर ये सिकुड़ेगा तो ब्लड को ऊपर की ओर ढकेल देगा, और फिर जब फैलेगा तो अपने अंदर जो है वो ब्लड को भर लेता है। यही पूरी पंपिंग की प्रक्रिया यही कहते हैं। और लगभग 1 मिनट में इतना तेज स्पीड से 72 बार हृदय क्या करता रहता है? आपका धड़कता रहता है। अब अगर कहें यहीं पर, तो आगे चलें थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आपने जैसे देखा होगा कोई गुब्बारा है, उसमें आप हवा भर लो तो फूल जाएगा, हवा निकाल दो तो पिचक जाएगा। तो हवा जब पिचक जाएगी तो उसको कहा जाता है संकुचित, लेकिन जब हवा को भर दे जाएंगे तो फैल जाएगा गुब्बारा, उसको क्या कहा जाएगा? शिथिलन। ध्यान रखना दोनों का मतलब। अब अगर कहें यहां पर 1 मिनट, अगर कोई ये पूछे
हृदय का संकुचन का मतलब क्या है और हृदय का शिथिलन का मतलब क्या है। शिथिलन का मतलब क्या है? शिथिलन का मतलब होता है, यहां पर शिथिलन का मतलब है ये रिलैक्स टाइम है, यहां पर भैया हम आराम कर रहे हैं। लेकिन जब संकुचन का मतलब है यानी कि अब हम पर क्या पड़ रहा है, जोड़ पड़ रहा है, ठीक है ना। तो संकुचन का मतलब है पिचक जाना और शिथिलन का मतलब क्या होता है आपका, फैल जाना। अब जब भैया हृदय संकुचित होगा, संकुचित का मतलब है जब हृदय सिकुड़ेगा, और जब हृदय सिकुड़ेगा तो हृदय से ब्लड क्या होगा, शरीर के अन्य भागों की तरफ प्रभावित होगा। यानी कि हृदय से जो ब्लड है या रक्त है वो बाहर की ओर निकलता है। पूछा जाएगा पेपर में कि बताइए हृदय से ब्लड बाहर की ओर निकलने वाली प्रक्रिया को हृदय के किस प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, तो उसके संकुचन की प्रक्रिया। लेकिन जब शिथिलन होगा यानी कि जब हृदय फैलेगा तो ब्लड जो है वो हृदय के क्या करेगा, अंदर प्रवेश करेगा। तो जो ब्लड है, ब्लड हृदय के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि हृदय के अंदर प्रवेश करने की घटना को ब्लड के क्या कहा जाता है, शिथिलन कहा जाता है। अगर कोई कहे तो इसका ही नाम जब इंग्लिश में आप कहोगे तो ये आएगा आपका सिस्टोलिक, और अगर इसका नाम अगर कोई आपसे पूछे तो डायस्टोलिक। और यही जो है वो आपका बीपी जब आप मापते हो तो यही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मापा जाता है। अगर आपने देखा हो तो आपको देखने को मिलेगा सिस्टोलिक और आपका डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो है वो आपका 120 mmHg और ये 80 mmHg, यानी कि मिनिमम आपका 80 से नीचे ना जाए और मैक्सिमम आपका 120 से नीचे ना जाए। अगर आपका जो बीपी है अगर वो 80 से नीचे जाता है तो आप बेहोश होना प्रारंभ कर दोगे, आपको चक्कर आ जाएगी, मूर्छा आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपका 120 से ऊपर पहुंच गया है तब भी आपको दिक्कत होगी, बेचैनी बढ़ेगी, घबराहट होगी, बात समझ पाए, और डाउन में भी बेचैनी होगी और घबराहट बढ़ेगी। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जिसका सिस्टोलिक ज्यादा है यानी 120 से ऊपर जिसका जा रहा है उसको नमक कम खाना चाहिए। जिसका 80 से नीचे है तो उसको होश में लाने के लिए गिलास में नमक को घोल बना के दे देते, वो बीच बीच में नमक को घोल घोल करके पी लेता है ताकि भैया शरीर हमारा काम करता रहे। बात समझ पाए कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि आखिर इसकी मैकेनिज्म क्या है। अभी तो है टाइम तुम्हें थोड़ा सा और पढ़ते हैं, समझते। देख ये आती होगी तुम्हें बायोलॉजी, इतना हमें पता है कि इतना तो तुम्हें आता होगा, ठीक है ना। ये जरूर याद रखेंगे आप कि एक हार्ट बीट्स, ये एक हार्ट बीट्स जो है वो कितने के बराबर रहता है, यानी एक हृदय स्पंदन कितने के बराबर रहेगा, एक सिस्टोलिक, इसको सिस्टोलिक कह रहे हैं हम, वास्तव में सिस्टोल ही लिखा है, प्लस एक डायस्टोल, ये लिखा है लेकिन हम पूरा डायस्टोलिक कहते हैं, इसको सिस्टोलिक कह देते हैं, ठीक है ना। ये एक डायस्टोल और एक सिस्टोलिक यानी कि 1S प्लस 1D मिला के क्या बनता है आपका 1 हार्ट बीट्स होती है, हृदय स्पंदन होता है। यही 72 बार जब हृदय धड़कता है, जिसको आप कहते हो 1 मिनट में 72 बार हृदय जो है वो कंपन कर लेता है। सिस्टोलिक को संकुचित कहते हैं, हमने ऊपर बताया है। इसको क्या कहते हैं, तो शिथिलन कहते हैं इसको, ठीक है ना, डायस्टोलिक। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं और हृदय की आंतरिक संरचना को समझते हैं। अगर आप कहो हृदय की आंतरिक संरचना क्या है, तो हमने जो चित्र बनाया था वही चित्र तुम्हें फिर बनाते हैं। और ये हृदय की आंतरिक संरचना है इस प्रकार से, ये मान लिया हमने ये हृदय है, ये हृदय की आंतरिक संरचना है। इस हृदय की आंतरिक संरचना में अगर देखें तो 4 चैम्बर आपके पाए जाते हैं। 4 चैम्बर जो है वो मनुष्य के हृदय में पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे या कोई पूछता है कि मनुष्य का हृदय कितने चैम्बरों से बना हुआ है, या मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, चैम्बरों की संख्या कितनी है, तो 4, ठीक है ना। अधिकतर जो भी आपके मानव प्रजाति है या और भी अन्य प्रजातियां हैं, जैसे आपका अगर देखें आप जितने भी स्तनधारी आएंगे, जितने भी पक्षी आएंगे,
इन सभी में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाएगा। कुछ कुछ जीव ऐसे रहेंगे जिनमें 2 कोष्ठीय हृदय भी पाया जाएगा और 3 कोष्ठीय हृदय भी पाया जाएगा। आपके कीड़े वगैरह हुए उनमें 2 कोष्ठीय ही पाया जाता है। आपका जैसे मछली वगैरह हुए किसी किसी में 2 कोष्ठी, किसी किसी में 3 कोष्ठीय पाया जाता है। अगर कहें मनुष्य का, तो मनुष्य की आंतरिक संरचना हृदय की ऐसी है जिसमें 4 कोष्ठीय आपका क्या पाया जाएगा, कक्ष पाया जाएगा। 4 कमरे बने होंगे जिसको 4 कोष्ठ कहते हो, या 4 चैम्बर बने होंगे। अब चैम्बर की अगर बात कहें कि चैम्बर क्या है, तो चैम्बर को समझ लेते हैं। ये जो ऊपर वाले चैम्बर हैं और ये जो नीचे वाले चैम्बर हैं, समझ, तो हमने सीधा ही बांट दिया है, एक एक करके बांटते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। देखना, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, केवल ये। तो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है आलिंद। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? आलिंद। ठीक है ना? ये भी हिस्सा आपका क्या कहलाता है? ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है आलिंद, यानी कि आलिंद है ऊपर वाला हिस्सा। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? निलय। हिंदी लिख रहे पहले हम तो तुम्हें, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका? निलय। ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में अगर पूछे? ऑरिकल। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? ऑरिकल। ठीक है ना? इंग्लिश हो सकता है आप हमसे बेहतर पढ़ लें। नीचे वाले को क्या कहा जाएगा? वेंट्रिकल। नीचे वाले को क्या कहा जाएगा? वेंट्रिकल। अब ऊपर वाला हिस्सा ध्यान रखना, हृदय का जो 2 भाग हमने किए, हृदय के 2 भाग किए, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? ऑरिकल। नीचे वाले को क्या कहते हैं? पूरे वाले को वेंट्रिकल। ऊपर वाला हिस्सा आलिंद, नीचे वाला हिस्सा निलय। लेकिन इसके बीच से भी हम पार्ट करते हैं इस प्रकार से, और जब बीच से हम इसके पार्ट करते हैं इस प्रकार से, तो ये जो आपका हिस्सा है अब बढ़ जाता। ये आपका जो हृदय है, आपको इस तरफ से देखना है कि भैया आप इस तरफ ऐसे खड़े हैं। ठीक है ना? आप क्या खड़े हैं? आप इस प्रकार से खड़े हैं। भाई इस प्रकार से खड़े कि नहीं खड़े? आप इस प्रकार से मान लो या इस प्रकार से मान लो, एक ही बात है। ठीक है ना? समझाने के लिए यही है कि हम आपको समझाएंगे तो हम इस प्रकार से खड़े होकर समझाएंगे। तो ये वाला हमारा हाथ, क्योंकि अगर हमने उसमें उल्टा बनाया तो हम फिर उल्टा आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम ऐसे खड़े हैं तो ऐसे खड़े हैं, यानी ये वाला हाथ उल्टा है, यानी कि ये हाथ हमारा लेफ्ट है, यानी कि ये हाथ हमारा बायां है। ये हाथ हमारा दायां है, यानी कि ये हाथ हमारा क्या है? राइट हैंड है। तो राइट हैंड को अगर हम कहें तो ये वाला भाग जो है वो दायां आलिंद कहलाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? राइट ऑरिकल कहेंगे। ये वाला हाथ हमारा लेफ्ट है तो हम इसको लेफ्ट ऑरिकल कहेंगे, यानी कि LA, यानी इसको हम लेफ्ट ऑरिकल या क्या कहेंगे? वाया आलिंद कहेंगे। ये वाला हिस्सा हमारा जो है वो दायां है, राइट हैंड है, तो हम इसको दायां निलय, और इसको हम क्या कहेंगे? बायां निलय कहेंगे। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो LN, यानी कि RN, यानी कि आपका राइट V, यानी कि राइट वेंट्रिकल। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका राइट ऑरिकल। बात समझ गए? इंग्लिश याद रखो, हिंदी दोनों याद रखनी है। दायां आलिंद, वाया निलय, दायां निलय, वाया निलय। ठीक है? और सुनना, जरा समझना और सुनना। ये इस प्रकार से चारों तरफ से क्लोज है। अब देखना किस जगह पर ये कहां इसमें कौन कौन सी युक्ति लगी हुई है। दायां आलिंद और दायां निलय को जोड़ने वाली यहां पर एक कपाट बनी हुई है। कपाट का मतलब हम इसको मानेंगे कि यहां से ब्लड यहां पर पास हो सकता है, यानी कि एक गेट बना है, एक गेट नुमा संरचना बनी है। कपाट का मतलब ही होता है, आप जानते हो, कपाट का मतलब क्या है? निकलने का रास्ता, आने जाने का रास्ता। इसको कपाट की जगह पर इंग्लिश में वाल्व कहते हैं। तो ये जो है वो किस प्रकार का वाल्व है? ये त्रिवलनी कपाट है। ये कैसा कपाट है? त्रिवलनी कपाट है। अब त्रिवलनी कपाट का काम क्या होता है उसको भी समझते हैं। त्रिवलनी कपाट यानी कि जो आपका त्रिवलनी कपाट होगा वो ऊपर से ब्लड को नीचे तो आने देगा, लेकिन जब ऊपर से एक बार ब्लड नीचे आ गया वापस नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा। ये त्रिवलनी कपाट की विशेषता होती है। भाई आप तो गेट से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होते हो, लेकिन इस त्रिवलनी कपाट की ये विशेषता है कि एक बार ब्लड यहां से नीचे वाले कक्ष में आ गया तो वापस नीचे वाले कक्ष से ऊपर वाले कक्ष में नहीं जा पाएगा। ठीक है ना? एक ही दिशा की ओर प्रवाह इसमें क्या है? चलता है।
ठीक यहां पर आपका एक और कपाट पाया जाता है, इसको द्विवलनी कपाट कहते हैं। इस द्विवलनी कपाट का काम भी यही है, ये जो द्विवलनी कपाट है, इस द्विवलनी कपाट का काम भी यही है, एक बार ब्लड जो सेम त्रिवलनी कपाट काम करता वही कपाट द्विवलनी कपाट काम करता। यानी कि अगर ये एक बार ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो वापस ये नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब अगर कहें कि आखिर ये क्यों ऐसा करता है, इसकी अभी पूरी प्रोसेस तुम्हें उसकी वर्किंग प्रोसेस में मिल जाती है कि आखिर ऐसा ये क्यों करता है। बात समझ पाए कि नहीं? तो सबसे पहले त्रिवलनी कपाट, जिसको अगर देखें इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है ट्राइकस पिडवाल, जबकि इसको क्या कहा जाएगा, वाइकस पिड वाल्व। यानी कि ये ट्राइकस्पिड वाल है, ये वाइकस्पिड वाल है, इसको द्विवलनी कपाट कहते हैं, इसको त्रिवलनी कपाट कहते हैं। इंग्लिश हो सकता तुम बेहतर पढ़ो इसको, और भी आप शायद हो सकता कुछ और पढ़ो, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, अब आगे चलते हैं, फिर उसके बाद वहां पर हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। देखना सर जरा समझ, यहां पर थोड़ा सा और समझ लें, यहां पर थोड़ा सा और समझ लें। कुछ कीवर्ड जो समझ में आएंगे तुम्हें आगे। अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या है, पहला पॉइंट। शुद्ध रुधिर का मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट। संकुचित का मतलब हम तुम्हें बता ही चुके तो बताने की जरूरत है नहीं। स्थिथलन का मतलब हम तुम्हें बता चुके, बताने की जरूरत है नहीं। धमनी का काम क्या है और सिरा का काम क्या है। अशुद्ध रुधिर का मतलब है इस रुधिर में ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम। शुद्ध रुधिर का मतलब है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। धमनी का मतलब है, धमनी का काम रहेगा हृदय से अंगों की तरफ शुद्ध रक्त का प्रवाह करना, यानी कि हृदय से कहां की ओर, अंगों की ओर किसका प्रवाह करना, शुद्ध रक्त का प्रवाह करना। यानी कि ये क्या करेंगे, शुद्ध रक्त का प्रवाह करेंगे। जबकि सिरा का काम क्या होता है, सिरा का काम होता है अंगों से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त का प्रवाह, यानी कि अशुद्ध रक्त किसमें बहेगा, तो आपकी सिरा में, और शुद्ध रक्त किसमें बहेगा, धमनी में। शुद्ध रक्त का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध होता है और ऑक्सीजन युक्त आपका क्या होता है, शुद्ध। युक्त का नहीं आना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जिसमें होगी वो शुद्ध है और ऑक्सीजन की अधिकता जिसमें होगी वो आपका क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब रुक जाते हैं, आगे तुम्हें फिर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कल तुम्हें आना नहीं है,